Welcome again to your favorite channel for NEET Biology preparation, the BioWorld. लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने आखिरी वीडियो में मतलब वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने बात किए थे थ्री किंगडम, हमने 4 किंगडम बात किया था, 3 किंगडम बात किए थे और हम लोगों ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात किया था। आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं अपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने। और दिस विल बी नंबर 5। तो चलो बात करते हैं। वी मूव ऑन टू नंबर 5। और ये जो नंबर 5 है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सबसे पहले किसने दिया? दिस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. विटेकर ने दिया, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट है। सो इट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर्स। यस सर, आर.एच. विटेकर ने इसको दिया था। और कौन से ईयर में? 1969 के ईयर में उन्होंने आर.एच. विटेकर ने दिया था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्लेन करता है? ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको 5 किंगडम में हम क्लासिफाई करते हैं। कितने किंगडम में? 5 किंगडम में। तो इस समय हम लोग जा रहे हैं बात करने 5 किंगडम में। 5 किंगडम में ऑलरेडी 4 किंगडम में आपकी मुलाकात मोनेरा के साथ हो चुकी थी, प्रोटिस्टा के साथ हो चुकी थी, नहीं, मोनेरा के साथ हो चुकी थी, राइट? आपकी मुलाकात मोनेरा के साथ हो चुकी थी, प्लांटे के साथ हो चुकी थी, एनिमेलिया के साथ हो चुकी थी, आपकी मुलाकात प्रोटिस्टा के साथ भी हो चुकी थी और मोनेरा के साथ हो गई थी। तो अभी कौन सा किंगडम बचा हुआ है? तो जो बचा हुआ किंगडम है, उसको हम लोग बोलते हैं किंगडम फंगाई। इज दैट क्लियर? तो आप हमेशा ये याद रखना कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं 5 किंगडम में या किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक, और वो कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो यहाँ पे भी हम क्लासिफाई करने वाले हैं 5 किंगडम को। और 5 किंगडम को क्लासिफाई करते वक्त हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम कुछ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ओके, तो सबसे पहला जो किंगडम है, उस किंगडम को हम लोग कहते हैं मोनेरा। यस सर। सो ये जो किंगडम आपको इस समय दिखाई दे रहा है सामने, दिस पर्टिकुलर किंगडम इज कॉल्ड एज अ किंगडम मोनेरा। तो वी कॉल इट एज अ मोनेरा। तो ये सबसे पहला किंगडम है, इस किंगडम को हम मोनेरा कहते हैं। और मोनेरा से जो किंगडम अराइज होता है, यस, मोनेरा से जो किंगडम निकलता है, उस दूसरे किंगडम को वी ऑलवेज कॉल इट एज अ किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये रहा आपके सामने इस समय किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर जो इस समय आप देख सकते हैं, यस सर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो वी ऑलवेज कॉल इट एज अ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, यस सर। आई थिंक इतने बड़े प्रोटिस्टा की जरूरत हमको नहीं है, तो वी कैन जस्ट रिड्यूस द साइज। ओके, दैट विल बी फाइन। यस सर। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटिस्टा, जो दूसरा किंगडम है। अब आपके लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी जिसका इस्तेमाल किया गया था इन दोनों किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए। यस सर। तो आपको ये समझना होगा, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यूज करते हैं क्लासिफाई करने के लिए, वो होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। यस सर। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली, हम यहाँ पे एक पार्टीशन मारेंगे, और इस एक पार्टीशन मारेंगे, यू कैन सी दिस पार्टीशन। और ये जो पार्टीशन है ना, ये जो पार्टीशन आप देख पा रहे हैं, यस सर, इस ये एक लाइन है, और इस लाइन के नीचे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखने वाले हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक है कॉम्प्लेक्सिटी
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? ये जो सेल है वो सेल प्रोकैरियोटिक है, कोई भी सेल प्रोकैरियोटिक है या वो सेल यूकैरियोटिक है, इसके बारे में हमारे पास सवाल है। जो कोई भी सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, हम लोग जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के हिसाब से तो हम लोग क्या करते हैं, हमको ये समझना भी होगा, तो हम लोग ना कैरेक्टर्स का लिस्ट बनाते हैं। यस सर, दीज आर द नेम ऑफ कैरेक्टर्स। यस सर, दीज आर द नेम ऑफ कैरेक्टर्स। और इन कैरेक्टर्स के बारे में हम सीखना भी चालू करेंगे, हम साइमल्टेनियसली करेंगे, मतलब एक साथ एक साइड में हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे और एक साइड में हम वो क्लासिफिकेशन किस कैरेक्टर के बेसिस पे किया गया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं पहला कैरेक्टर, और उस पहले कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। यस सर, वी कॉल इट एज अ प्रोकैरियोट्स। यस सर। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो ध्यान से समझना, ये एक लाइन है, ये एक पार्टीशन है, और इस लाइन के नीचे जो भी आएगा वो प्रोकैरियोटिक कहलाएगा, और इस लाइन के ऊपर जो भी आएगा वो यूकैरियोटिक कहलाएगा। यस सर। सो वी कैन कॉल इट एज अ प्रोकैरियोटिक, हम इसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। वी कैन कॉल इट एज अ प्रोकैरियोटिक, और इस लाइन के ऊपर जो भी आएगा दुनिया उसको यूकैरियोटिक कह जाएगा। सो इट इज नथिंग बट द यूकैरियोट्स। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल और ये बहुत ही अच्छे से क्लियर है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, पक्का? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, क्लियर है? पक्का? अब आपको ये समझना होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में कि एग्जैक्टली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होता क्या है। तो चलो बच्चों, हम कैरेक्टर्स को, हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था, हम कैरेक्टर्स को भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ना सीखें, हम सबसे पहले यूकैरियोटिक सीखें। यस सर, यूकैरियोटिक ज्यादा एडवांस सेल है, तो पहले एडवांस को सीखते हैं, तो सिंपल को सीखना ज्यादा आसान रहेगा। So do you have any idea what do you mean by eukaryotic cell? I have so much of idea and I'm going to share my idea to everybody of you. Everybody focus here. U का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सच्चा, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब सच्चा, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस, इट्स अ ट्रू न्यूक्लियस। क्या बोला मिस्टर सर ने? यू वर्ड, तो आप मीनिंग लिख लीजिए, यू वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब ट्रू कहलाएगा, और कैरी ऑन वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब न्यूक्लियस कहलाएगा। आप ये रेड रिबन में इसका मीनिंग लिख लीजिए, इट्स अ ट्रू, इट्स अ न्यूक्लियस। यस, यू का मतलब सच्चा होता है और न्यूक्लियस का, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वी हैव दिस पर्टिकुलर सेल, हमारे पास ये सेल है। वेरी गुड, वी हैव दिस पर्टिकुलर सेल, ओके। और इस पर्टिकुलर सेल में हमारे पास देयर इज अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियस जो आप इस समय देख सकते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके पास सच्चा न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेनियस होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहे हैं आपको न्यूक्लियस में। यस सर, एक जो मेम्ब्रेन होता है ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर को हम न्यूक्लियर, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, क्योंकि एनवेलप में हमेशा दो लेयर होता है, मेम्ब्रेन में हमेशा एक लेयर होता है। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना बोल के हम इसको न्यूक्लियर एनवेलप कहने जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, और उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर देयर इज अ लिक्विड, देयर इज अ फ्लूइड। यस सर, देयर इज अ फ्लूइड इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। यहाँ पे
फ्लूइड प्रेजेंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। ये जो फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर 2 पॉइंट और नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट एज अ नंबर 2, इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम इसको? वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। तो नंबर 1 पॉइंट है न्यूक्लियर एनवेलप। ये सब यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक का मतलब होता है हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। क्या? हैविंग टू न्यूक्लियस। पक्का? इनके पास सच्चा न्यूक्लियस है। सच्चा न्यूक्लियस वो होता है जिसके पास नंबर 1 न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। वाओ! सच्चा न्यूक्लियस वो होता है जिसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। सुपर्ब! सच्चा न्यूक्लियस वो होता है, सच्चा न्यूक्लियस वो होता है जिसके पास क्रोमेटिन फाइबर है। इस समय ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। लेकिन उसके पहले सच्चा न्यूक्लियस वो होता है जिसके पास ये डार्क स्फेरिकल बॉडी। कैन यू सी दिस डार्क स्फेरिकल बॉडी? आई होप यू कैन सी दिस डार्क स्फेरिकल बॉडी, है ना? सो ये जो डार्क स्फेरिकल बॉडी आप देख पा रहे हैं, है ना, दिस डार्क स्फेरिकल बॉडी, इसी डार्क स्फेरिकल बॉडी को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है? सो वी कॉल इट एज अ नंबर 3 पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोलस। इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये जो ब्लू ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो आपको नंबर 4 दिखाई दे रहा है, इस नंबर 4 स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। यस सर, वी कॉल इट एज अ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर हम कहते हैं। यस सर। अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझना होगा कि ये न्यूक्लियर एनवेलप है जो कि डबल मेम्ब्रेन है। नंबर 1 पॉइंट है जो आपको समझ में आ गया। नंबर 2 है न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज अ फ्लूइड पार्ट, लिक्विड पार्ट है जो। और न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस एग्जैक्टली क्या है ये आपको समझना होगा। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्फेरिकल बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या मैंने डिफाइन किया? मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। न्यूक्लियो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस इज अ डार्क, इट इज अ डार्क स्फेरिकल बॉडी, इट इज अ डार्क स्फेरिकल बॉडी फाउंड, डार्क स्फेरिकल बॉडी फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो डार्क स्फेरिकल बॉडी है इसका फंक्शन क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है फंक्शन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है। कौन सा आरएनए बनता है? आपने सुना होगा डीएनए एंड आरएनए। आई थिंक आप यहाँ साइड में देख लीजिए, आपने सुना होगा डीएनए और आपने सुना होगा आरएनए, ये दोनों भाई हैं। आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए जिसको हम एमआरएनए बोलते हैं, एक को हम टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, और जो तीसरा टाइप होता है उसको हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। तो ये जो आरएनए है उसको बनाने का काम न्यूक्लियोलस कहता है। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। क्या बोला मिस्टर सर ने? न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो आई राइट हियर बच्चों, यस सर, न्यूक्लियोलस is the site of nucleolus is the site of synthesis of राइबोसोमल आरएनए। समझ में आ गया? अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि राइबोसोमल आरएनए क्या क्या काम क्या रहता है। तो आपकी जानकारी के लिए, बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, राइबोसोमल आरएनए जब भी बनता है ये प्रोटीन से कंबाइन हो जाता है। क्या बात है? राइबोसोमल आरएनए जब भी बनता है, राइबोसोमल आरएनए जब भी बनता है ये प्रोटीन से कंबाइन हो जाता है। और जब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन कंबाइन हो जाते हैं
तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दुनिया उसको राइबोसोम कह जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करना इसका काम कहलाते हैं। मतलब राइबोसोमल आरएनए जब प्रोटीन से कंबाइन होता है तो वो बनाता है राइबोसोम, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोला मिस्टर सर ने? प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर, है ना? सो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोलस के बारे में सारा डिटेल दिया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। न्यूक्लियोलस क्या है? ये एक डार्क स्फेरिकल बॉडी है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है। इसकी साइज, इसका फंक्शन क्या है? इट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है ना? न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, और ये राइबोसोमल आरएनए जब प्रोटीन से कंबाइन हो जाता है तब जाके ये राइबोसोम को बनाता है, और ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर जाता है। आई थिंक बात बहुत ही आसान तरीके से दिमाग में चला जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा कुछ ज्यादा ही हो गया, है ना? अब हम लोग बात करते हैं नंबर 4 के बारे में कि क्रोमेटिन क्या होता है। तो हम लोगों को फिर से यहाँ पे सीखना होगा कि क्रोमेटिन एग्जैक्टली में क्या होता है। यहाँ पे हमने न्यूक्लियोलस बताया जो आपको समझ में आया, आई होप सो आपको समझ में आया। अब हम लोग क्रोमेटिन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? क्रोमेटिन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो क्रोमेटिन होता है ना, आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है? यही जो क्रोमेटिन फाइबर है, इसमें से जब पानी लॉस हो जाता है, जब क्रोमेटिन फाइबर से पानी लॉस हो जाता है, जब यहाँ से पानी लॉस होता है, ठीक है, जब यहाँ से पानी लॉस होता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी मुलाकात आपसे हो चुकी होगी, है ना? ये वो स्ट्रक्चर बनाता है जो आप देख सकते हैं इस समय। आपको याद होगा कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कन्वर्ट हो रहा है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है? क्रोमेटिन इज गोइंग टू बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। आपको ऐसा दिख रहा है कि क्रोमेटिन बहुत ही पतले में लिखा हुआ है और क्रोमोसोम बहुत ही मोटे में लिखा हुआ है। क्यों ऐसा किया हुआ है? क्योंकि क्रोमेटिन में बहुत सारा पानी होता है, इसलिए ये डाइल्यूटेड रहता है, ये बहुत ही पतला रहता है, ये थिन रहता है। तो ये थिन रहता है, इस बात को आप याद रखना, और ये हमेशा थिक रहता है, इस बात को भी आप याद रखना। यस सर, ये नॉट विजिबल है, ये दिखाई नहीं देता है माइक्रोस्कोप में, बट इट इज गोइंग टू बी विजिबल। ऑब्वियसली ये विजिबल होगा, ऑब्वियसली ये दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये एक मोटा स्ट्रक्चर है, ये एक थिक स्ट्रक्चर है, और थिक लोग तो दिखाई देते हैं। यस सर। अब वन मोर थिंग आपको यहाँ पे सीखनी है, और अच्छे से सीखनी है, कि ये जो क्रोमोसोम होता है वो दो केमिकल से बना होता है। एक को हम कहते हैं डीएनए, और दूसरे को हम कहते हैं, जब हम बच्चे को पूछते हैं कि क्रोमोसोम दो केमिकल से बना होता है, एक को डीएनए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली बोलता है कि दूसरा आरएनए, लेकिन वो गलत हो गया। दूसरा जो केमिकल होता है उसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। रिपीट करतेंगे हम, क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। तो हमको यहाँ पे सीखना है कि ये जो क्रोमेटिन है वो डीएनए से बना हुआ है, प्लस वो हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। क्या बात है? किससे बना हुआ है बच्चों? डीएनए से बना हुआ है और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना? सो जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम बनाता है, वाटर लॉस करके वो ये काम कर जाता है, और ये क्रोमोसोम थिक होता है, विजिबल होता है। क्रोमेटिन जो होता है वो थिन होता है, नॉन विजिबल, नॉट विजिबल होता है। इसमें डीएनए भी होता है और हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। अब सवाल ये होता है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए एसिडिक होता है, जबकि हिस्टोन बेसिक इन नेचर होता है। इसको हम प्यार से बेसिक प्रोटीन भी कहते हैं। क्या पढ़ाते हो? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए से भी बना हुआ है और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये एसिडिक इन नेचर है,
हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो बेसिक इन नेचर है। तो ये एसिडिक नेचर और ये बेसिक नेचर जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मैंने ऐसा सुना है डीएनए नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ये न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं और इस न्यूट्रल कंपाउंड को हम क्रोमोसोम कहते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, आपको ये समझ में आ गया। सो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम बनाएगा। क्रोमैटिन थिन और नॉट विजिबल है, ये थिक और विजिबल है। डीएनए इज नेगेटिवली एंड एसिडिक इन नेचर, हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली एंड इट इज बेसिक इन नेचर। सुपर्ब, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है, ये क्रोमैटिन फाइबर में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन रहेगा। अगर आज के बाद आपको पूछा गया कि यूकैरियोटिक क्या होता है तो आपको बोलना है कि दे हैव अ सच्चा न्यूक्लियस, दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस वो होता है जिसमें 1 से लेके 5 बातें पाई जाती हैं, सॉरी 1 से लेके 4 बातें पाई जाती हैं और एक प्लस बात होती है, वो प्लस यूकैरियोटिक सेल में होती है 5वीं बात। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 5वीं बात को कि वो 5वीं बात कौन सी होती है। जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये 5वीं बात न्यूक्लियस के बारे में नहीं है। यूकैरियोटिक मतलब सच्चा न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस मतलब ये 4 चीजें, लेकिन 5वीं चीज यूकैरियोटिक सेल के बारे में, क्योंकि हमको सीखना है यूकैरियोटिक सेल ना, तो हमको ये 5वीं प्रॉपर्टी सीखनी होगी। वो 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, चलो बच्चों अपना फोकस 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाते हैं। तो 5वीं प्रॉपर्टी होती है, जरा आप इस स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं ये कौन है? तो ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, आपको पता ही होगा। अगर मैं पूछूं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो आप मुझे बोलेंगी कि सर जी ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। चाहे वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर आप ये स्ट्रक्चर को देख सकती हैं, है ना, ये जो येलो कलर स्ट्रक्चर है इसको हम प्यार से ER बोलते हैं। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER इज नथिंग बट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, और या ये माइटोकॉन्ड्रिया या ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सभी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इसको हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसमें? ऐसा वी ऑलवेज कॉल इट एज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। यस सर। तो 5वां पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए, इज अ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम ऑर्गेनेल का मतलब समझते हैं, उसके बाद सभी वर्ड एक साथ समझ में आएंगे। ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है? यस सर। ऑर्गेनेल का मतलब होता है ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर, ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और अगर ये ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर होंगे तो हम इसको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऑर्गन सेल के अंदर कैसा होगा, क्योंकि सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो आपने ऑर्गन सेल के अंदर कैसे दे दिया, तो ध्यान से समझो, मैंने ऑर्गन नहीं लिखा है, मैंने लिखा है ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर। यस सर। इस फ्रेंच कट की वजह से आई माइट लुक लाइक अमिताभ सर, लेकिन बट आई एम नॉट अमिताभ बच्चन। यस सर। ये ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गन नहीं है। अब इसको ऑर्गन लाइक क्यों बोलते हैं? आपके बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है? टीथ एक ऑर्गन है जो चबाने का काम करेगा, टंग एक ऑर्गन है जो बोलने का काम करेगा, स्टमक एक ऑर्गन है डाइजेशन का काम करेगा, किडनी एक ऑर्गन है ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा, हार्ट एक ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का काम करेगा, ब्रेन एक ऑर्गन है जो
सोचेगा, डिसीजन मेकिंग में काम करेगा। तो जैसे हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से बनी हुई है और अलग अलग ऑर्गन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वैसे ही यहाँ पे रहते हैं ये ऑर्गेनेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि ये सिक्रीशन में मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में या फैट सिंथेसिस में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बचपन से ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और इसके अंदर और भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं, लाइसोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है अगर वो प्लांट सेल है तो। और ये सेल ऑर्गेनेल ना मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन का एक यूनिक फंक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यस सर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट। इस बात को आप बिल्कुल भी ना भूलना और इस बात को आप बिल्कुल भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू एवरीबडी। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम यहीं पे पांचवा पॉइंट लिख देते हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। यस सर, फिफ्थ पॉइंट, इट इज नथिंग बट द सेल ऑर्गेनेल, और ये ऑर्गेनेल कैसा होना चाहिए? मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए। ये सारा डिटेलिंग हमने यहाँ पे लिख दिया है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होना चाहिए, पक्का। जैसे कि यहाँ पे गोल्गी है, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। गोल्गी है, गोल्गी सिक्रीशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। देन देयर इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। देन ER है प्रोटीन सिंथेसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया भी जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन ऑफ ATP, प्रोडक्शन ऑफ ATP, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में भी इसका काम होता है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, और आपको आज के लेक्चर में, अभी तक के लेक्चर में ये बात समझ में आ गई कि व्हाट एग्जैक्टली इज द यूकैरियोटिक सेल। यस सर, आई थिंक देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने नहीं बताया इस समय, है ना। अब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और क्लासिफिकेशन में पहला कैरेक्टर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। इस लाइन के ऊपर यूकैरियोटिक है जो हमने सीख लिया है, अब हमको ये सीखना है कि प्रोकैरियोटिक एग्जैक्टली में क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग वीडियो में आगे जाते हैं, और हम लोग यस सर, इस वीडियो में आगे जाते हैं, और हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। यस सर, प्रोकैरियोटिक। जब मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, है ना, तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप इस डायग्राम को देखिए। ये मैंने एक बैक्टीरिया ड्रॉ कर दिया हुआ है, सो यू शुड बी वेरी श्योर कि ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इसके अंदर ना DNA है, और ये DNA की खास बात ये होती है कि इसके पास, अच्छा इसके पास ना ये तो साइटोप्लाज्म है जो आपने समझ लिया, ये साइटोप्लाज्म है, या हम इसको प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं या हम इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर, पक्का। और यहाँ पे ये जो DNA है, इट इज नथिंग बट द डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, इट्स अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। तो इट्स अ DNA है, और यहाँ पे
प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इट इज अ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, ये एक प्रिमिटिव टाइप, यस सर, इट्स अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रिमिटिव का मतलब ये पुराना सेल है, मतलब ये ओल्ड सेल है, ठीक है, एग्जैक्टली। नाउ ये जो प्रोकैरियोटिक है इसमें नंबर 1 मतलब न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है तो नहीं रहेगा ना। नंबर 2, नंबर 1 जो है वो न्यूक्लियस, इट इज न्यूक्लियर एनवेलप, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। नंबर 2 इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी यहाँ पे नहीं रहेगा। नंबर 3 पे आता है देयर इज अ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है, ये भी यहाँ पे नहीं रहेगा। नंबर 4 पे रहता है क्रोमैटिन। सो मेरे प्यारे बच्चों क्रोमैटिन भी यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन क्रोमैटिन में 2 केमिकल पाए जाते हैं, एक है डीएनए और एक है हिस्टोन प्रोटीन, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं रहेगा, बट डीएनए इज ऑलवेज एंड श्योरली इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, डीएनए प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, और ये वही डीएनए है जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्कुलर डबल, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, पक्का। सो ये किंगडम मोनेरा जो है वो किंगडम, यस सर, इट बिलोंग टू किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जानवर होंगे उनको हम किंगडम मोनेरा कहते हैं, पक्का। सो नंबर 1 न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहेगा, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं रहेगा, न्यूक्लियोलस नहीं रहेगा, क्रोमैटिन रहेगा, लेकिन क्रोमैटिन भी नहीं रहेगा, लेकिन इसमें डीएनए रहेगा खाली, ठीक है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, और आपको ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में 2 एग्जांपल्स आते हैं जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, इट्स अ बैक्टीरिया एंड इट्स अ साइनोबैक्टीरिया। It's a bacteria and it's a cyanobacteria. I think this particular part is also very very clear. So मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल का मतलब होता है कि इस लाइन के नीचे जो भी जानवर आएगा वो प्रोकैरियोटिक कहलाएगा, इसलिए आज मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, क्या आप पढ़ाते हो। और इस लाइन के ऊपर जो भी आएगा उसको हम यूकैरियोटिक कहेंगे, क्योंकि वो एक सच्चा सेल है, इसके पास सच्चा न्यूक्लियस है, इट्स अ न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड। सो यूकैरियोटिक में हम लिखेंगे न्यूक्लियस का मतलब इट इज वेल डेवलप्ड, इट इज अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यस सर। सो इट इज अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जो आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। और अब हम लोग किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा में आ चुके हैं। अब प्रोटिस्टा के बाद क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल थे तो वो लोग जुदा हो गए जो प्रोकैरियोटिक थे और यूकैरियोटिक थे, मतलब प्रोकैरियोटिक सेपरेट हो गया और यूकैरियोटिक भी सेपरेट हो गया, है ना। ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है। अब हम एक और पार्टीशन मारेंगे यहाँ पे, यस सर। और हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कि इस लाइन के नीचे जो भी आएगा, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस सर। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल का मतलब होता है प्रो हो या यू हो, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है
या ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। तो इस लाइन के नीचे जो भी आएगा, अब इस लाइन के नीचे प्रोटिस्टा भी आएगा और मोनेरा भी आएगा, क्या पढ़ाएगा? इस लाइन के नीचे प्रोटिस्टा भी आएगा, मोनेरा भी आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज गोइंग टू बी यूनिसेलुलर। पर्पल लाइन के नीचे जो भी आएगा यूनिसेलुलर कहलाएगा और लाइन के ऊपर जो भी आएगा वो मल्टी सेलुलर कहलाएगा। क्या बात है, क्या बात है ना? ओके, सो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यस सर, ओके। अब प्रोटिस्टा से कौन आएगा, है ना? प्रोटिस्टा से कौन आएगा? प्रोटिस्टा से आने के लिए 3 लोग आ सकते हैं प्रोटिस्टा से, यस सर। तो ये पहली चीज जो आ सकती है प्रोटिस्टा से, अच्छी बात है, यस सर, अच्छी बात है ना बच्चों। ये दूसरी चीज है जो प्रोटिस्टा से आ सकती है, ओके, है ना? और एक तीसरी चीज है जो इसी प्रोटिस्टा से आ सकती है, है ना? क्लियर है? चलो, अब 3 लोग इसमें से आ गए, तो कैरेक्टर कौन सा होगा और किस कैरेक्टर्स की मदद से ये 3 लोग आ गए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा, समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो ब्लू कलर है, इट इज अ प्लांटे। जो बीच में है उसको हम फंगाई कहते हैं, एंड देन देयर इज अ एनिमेलिया। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना? अब आपको ये एक चीज भी अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर कंसीडर किया गया है यहाँ पे क्लासिफाई करने के लिए, और उसके नाम भी लिखने होंगे। यस सर, नाम नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। यस सर, सो लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरेक्टर्स का नाम है, कैरेक्टर का नाम है, और ये कैरेक्टर को हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है? कैरेक्टर का नाम रहेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पक्का? तो जब मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे, तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? प्लांट आर गोइंग टू बी ऑटोट्रॉप्स। कैसे होते हैं वो? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स है मतलब वो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है? पक्का? ये जो फंगा है वो हेटेरोट्रॉप्स है, पक्का? हेटेरोट्रॉप्स में ये कौन सा न्यूट्रिशन करता है? ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, तो इट इज नथिंग बट दी एब्जॉर्प्शन। और जो तीसरा पॉइंट है वो है हेटेरोट्रॉप्स। ये भी एक हेटेरोट्रॉप्स है, ये भी एक हेटेरोट्रॉप है। ये सॉलिड फूड को इंजेस्ट करता है, इंजेशन। आपको क्लियर हुआ? तीसरा तीसरा जो कैरेक्टर है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है ये? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कैरेक्टर है। पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोग इन पॉइंट्स के भी बारे में पढ़ते रहते हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। यस सर। तो दूसरा कैरेक्टर होता है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म।
अब जब हम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, है ना, तो इसमें दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर है और ये मल्टी सेलुलर है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। मोड्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इज दैट क्लियर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉप हो सकता है। नंबर ए, इट इज ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इधर देखो, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपीट करो, सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म क्या है, लाता है अपना खाना, देखो वो खुद ही बनाता है, दूसरों पे ये डिपेंड नहीं हो पाता है। अगर लाइट नहीं तो केमिकल से अपना खाना बनाता है, ठीक है। अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस। अगर लाइट नहीं है, मतलब लाइट ये यूज नहीं करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लाइट यूज नहीं करता है बट अपना खाना खुद बनाता है, तो वो कीमोसिंथेसिस भी हो सकता है, कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप, मैं मीनिंग लिख देता हूं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे कैन synthesize their own food। वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं हो पाते हैं। अगर कुछ लोगों को लाइट मिल जाए तो अपना खाना बना लेते हैं, ऐसे लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ लोग कीमोसिंथेसिस करते हैं। यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। अब जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो है ऑटोट्रॉपिक के बाद हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉप्स का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। यस सर, फॉर देयर ग्रोथ एंड डीवीपी का मतलब होता है डेवलपमेंट, डीवीपी मतलब डेवलपमेंट, डिपेंडेंट, डिपेंड अपॉन डिफरेंट, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो हेटेरोट्रॉप्स होता है, आपने डाइजेशन ऑलरेडी सीखा होगा, तो आपको पता होगा कि हेटेरोट्रॉपिक का मतलब पैरासाइटिक भी हो सकता है, मतलब पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है पैरासाइटिक? मतलब होस्ट, डिपेंड ऑन होस्ट बॉडी, डिपेंड ऑन होस्ट बॉडी, जो होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट होता है। इसमें सिम्बायोटिक भी आ सकता है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दो लोग एक साथ में रहते हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। लिविंग, लिविंग टुगेदर, ऐसा लिविंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, लिविंग टुगेदर फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। तो पैरासाइटिक मतलब होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट होंगे, सिम्बायोटिक का मतलब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए दो लोग एक साथ रहेंगे। जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन में अलगे और फंगस साथ में रहते हैं,
है ना। तो सिम्बायोटिक इसी चैप्टर में एक बार फिर से आएगा, पैरासाइटिक भी आगे आएगा, सो डोंट वरी। अगर ये अभी कम समझ रहा है तो आगे जाके बहुत ज्यादा समझेगा, क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं हुआ है यहाँ पे। ओके, हेटेरोट्रॉपिक का मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे, पक्का ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो अभी भी आपने ये सीख लिया हुआ है, ये चार्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है। पहला प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, या तो प्रोकैरियोटिक या तो यूकैरियोटिक, लाइन के ऊपर यूकैरियोटिक, लाइन के नीचे प्रोकैरियोटिक, डन। दूसरा कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें लाइन के नीचे यूनिसेलुलर, लाइन के ऊपर मल्टीसेलुलर। तो अगर नीट ने आपको पूछा कि ऐसे कितने किंगडम हैं, अगर नीट ने आपको पूछा कि ऐसे कितने किंगडम हैं, ऐसे कितने किंगडम हैं जो जो एक ही सेल से बने होते हैं, मतलब ऐसे कितने किंगडम हैं विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, अगर ये सवाल पूछा, या आपको पूछा ऐसे कितने किंगडम हैं जो प्रोकैरियोटिक ही हैं, या आपको पूछा ऐसे कितने किंगडम हैं जो यूकैरियोटिक हैं, तो आपका जवाब क्या होगा ये गेस कीजिए। मैंने आपको अभी भी सवाल पूछा था कि ऐसे कितने किंगडम हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं, तो एक ही किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, तो इसका आंसर आएगा 0 1। मैंने आपको पूछा था ऐसे कितने किंगडम है जो यूकैरियोटिक है, तो इसका आंसर आएगा 4। 4 क्यों आएगा? क्योंकि ये लाइन है, यस सर, ये लाइन के ऊपर जो भी आएगा, इस लाइन के ऊपर 4 किंगडम है, और इस लाइन के नीचे जो भी आएगा वो प्रोकैरियोटिक। तो नीट ने पूछा प्रोकैरियोटिक किंगडम कितने हैं, तो आप बोलने का एक ही किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है। अगर नीट ने पूछा कि यूकैरियोटिक कितने किंगडम है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी किंगडम है, दैट इज 4 किंगडम, 4 बिकम द करेक्ट आंसर। लेकिन नीट ने आपको पूछा कि कितने ऐसे किंगडम है जो यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर है, और कितने ऐसे किंगडम है जो मल्टी सेलुलर है। तो आपको कैसे जवाब देना है फिर? अगर यूनिसेलुलर पूछा तो आपको देखना है कि ये लाइन कहाँ है, ये लाइन के नीचे दोनों आता है, इस लाइन के नीचे जो भी आता है यूनिसेलुलर कहलाता है, एक सेल से बन जाता है। इस लाइन के नीचे देखो मोनेरा और प्रोटिस्टा आता है, इसलिए दोनों दोनों यूनिसेलुलर कहलाता है। यूनिसेलुलर का देखो 2 आंसर आता है, 2 किंगडम है, और इस लाइन के ऊपर जो भी आएगा दुनिया उसको, कमॉन इंडिया, दुनिया उसको 3, ये मल्टी सेलुलर है। आई थिंक इट इज सो मच क्लियर। ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, और ऐसे ऐसे सवाल नीट आपको एग्जाम में पूछते हैं, और फिर दिमाग यस सोचना होता है दिमाग को। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट आएगा खाना बन जाएगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब जैसे हम लोग खाना एब्जॉर्ब करते हैं ना, यस सर, अपने विलाय में, डाइजेशन चैप्टर में आप सीखेंगे विलाय के बारे में, यस सर, तो वैसे ही फंगाई भी खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं अंदर बॉडी में, और भी डिटेल इसका डाइजेशन में आएगा। इतना समझ लो, इतना बहुत है। हेटरोट्रॉप्स का मतलब एनिमल इंजेशन करते हैं। इंजेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड फूड को माउथ में लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो कैरेक्टर्स है वो मैंने पढ़ा दिया हुआ है ना, यहाँ पे हेटरोट्रॉप मैंने पढ़ा दिया हुआ है। तो इसमें इंजेशन में लिख देता हूं, इंजेशन क्या होता है। इंजेशन का मीनिंग मैं बता देता हूं। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ सॉलिड फूड, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड इनटू माउथ, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड इनटू माउथ, ठीक है। इनटेक ऑफ सॉलिड फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड एज इंजेशन, यस सर। अब नीट आपको ये सवाल पूछेगा कि सबसे पहला कौन सा किंगडम आया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जवाब देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जवाब देते हैं पहला किंगडम मोनेरा आया। तो जवाब सही है कि गलत है? एब्सोल्युटली सही है, एब्सोल्युटली सही है। फिर नीट फिर आपको सवाल पूछता है किंगडम मोनेरा से कौन सा किंगडम आया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जवाब देते हैं प्रोटिस्टा आया, ठीक है। ये भी बच्चे सही जवाब देते हैं, यस सर, है ना। फिर नीट पूछता है कि प्रोटिस्टा से कौन सा किंगडम आया। अब बच्चे को क्या हो जाता है कि बच्चा प्लांटे टिक मार्क करके आता है, कुछ बच्चे एनिमेलिया टिक मार्क करके आते हैं, है ना। जो प्लांटे टिक मार्क करेगा वो एनिमेलिया को नहीं करता है, जो एनिमेलिया को मार्क करेगा वो प्लांटे को नहीं। कुछ असाधारण बच्चे होते हैं वो फंगाई को मार्क करके आते हैं, यस सर।
तो ये तीनों के तीनों गलत आंसर है। मोनेरा से प्रोटिस्टा आता है, वेरी गुड। फ्रॉम प्रोटिस्टा प्लांटे भी आता है, फंगाई भी आता है और एनिमेलिया भी आता है। एक्चुअली तीनों साथ में आता है। यस सर, यहां पे आप देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मोनेरा से प्रोटिस्टा आता है, लेकिन प्रोटिस्टा से प्लांटे भी आता है, प्रोटिस्टा से फंगाई भी आता है और प्रोटिस्टा से एनिमेलिया भी आता है। इस एरो को आप ध्यान से समझ लीजिए, ये एरो कहां कहां पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्रोटिस्टा वो रास्ता है, प्रोटिस्टा वो रोड का वो रास्ता है जहां से 3 रास्ते निकलते हैं। यस सर, एक्चुअली 4 रास्ते निकलते हैं, है ना, मतलब एक्चुअली 3 ही रास्ते निकलते हैं। यहां से 3 रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता प्लांटे को, एक रास्ता फंगाई को, एक रास्ता एनिमेलिया को। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है और मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाई है आपको बात। यस सर, तो नीट पूछा प्रोटिस्टा कहां से आया, तो बोलने का मोनेरा से आया। नीट ने पूछा प्रोटिस्टा से कौन आया, तो बोलने का ये तीनों आया। नीट ने पूछा कि ये तीनों का एंसिस्टर कौन, बोलने का प्रोटिस्टा, एंसिस्टर। नीट पूछा प्रोटिस्टा का एंसिस्टर कौन, तो बोलने का मोनेरा। नीट ने पूछा सभी का एंसिस्टर कौन, तो बोलने का मोनेरा। पढ़ लो का, वेरी गुड इंडिया, वेरी गुड इंडिया, वेरी गुड। यस सर, ऐसे ही सवाल आते हैं, ये बहुत ही मासूम सवाल होते हैं, लेकिन गलत हो जाते हैं और फिर बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यस सर, आई होप आप ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करेंगे। और अभी हम लेक्चर अभी भी कंटिन्यू करने वाले हैं थोड़ा समय। ये नंबर 3 कैरेक्टर आ गया है, मोड ऑफ नोटेशन पटाखे हो गया है। नंबर 4 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों, अभी इसी समय बात करने वाले हैं बच्चों। नंबर 4 कैरेक्टर, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल रोल। क्या बोलते हैं हम इसको? इकोलॉजिकल रोल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मासूम बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इकोलॉजिकल रोल का मतलब क्या होता है? अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि इकोलॉजी क्या होती है। देयर आर सो मेनी लॉजीज एंड आउट ऑफ दोज लॉजीज आई एम आस्किंग राइट नाउ व्हाट इज इकोलॉजी। इको वर्ड जब भी बायोलॉजी मीनिंग लिखो, मीनिंग रेड रिबन में। यस सर, हर एक नोटबुक के ऊपर पेज में रेड रिबन होता है, वहां स्पेस होता है, वहां पे मीनिंग लिखने हैं आपको। इकोलॉजी वो लॉजी कहलाती है जिसमें इको को स्टडी कर लिया जाता है। इको का मतलब होम कहलाता है। ऑर्गेनिज्म जिस जगह रह जाता है उस जगह को ही ऑर्गेनिज्म का घर कहा जाता है। और जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के घर को स्टडी कर जाते हैं, इसी सब्जेक्ट को तो हम इकोलॉजी पुकारते हैं। मतलब इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये चीज आपको लिखनी है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आई थिंक ये आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज आपको समझनी थी इससे। यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी 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 क्लियर। यस सर, तो आपके घर में 2 या 4 मेंबर होंगे और सबका अपना अपना रोल होगा, तो घर में सभी का रोल होता है। ठीक है, ओके। देखिए मेरे घर में 3 लोग हैं। ओके, फिलहाल जहां पे मैं हूं वहां पे 3 लोग हैं। यस सर, ये वी फॉर विजय, या किसी भी घर में सबका अपना अपना रोल होता है। यस सर, तो सपोज किचन में काम करने के लिए जो मोस्ट ऑफ द टाइम रोल होता है, किसी किसी घर में वो पापा का होता है, किसी किसी घर में वो मम्मी का होता है ना। बच्चों का रोल होता है पढ़ाई करना, है ना। दादाजी अगर घर में हैं तो दादाजी का रोल होता है कि न्यूज चैनल में क्या क्या न्यूज चल रहा है वो सब सुनना, और मम्मी पापा बच्चों को सबको बताना। और अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ खेलना, ये दादा का रोल होता है। दादी जो होती है ना, दादी का रोल होता है कि वो मम्मी को सपोर्ट करती है। तो घर में सबका सबका अपना अपना रोल होता है ना। वैसे ही प्लांट का रोल क्या है, फंगाई का रोल क्या है और एनिमेलिया का रोल क्या है। यस सर, प्लांट का जो रोल होता है, यस सर, प्लांट का रोल बहुत ही अच्छा होता है। प्लांट ना प्रोड्यूसर करने का काम करते, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? यस सर,
तो आप समझ लीजिए इकोलॉजिकल रोल में हमको ये सीखना है कि ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मीनिंग क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में कैरेक्टर्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये एरो ऐसे है, प्लांट इकोलॉजिकल रोल में ये प्लांट है, वो प्रोड्यूसर है। फंगाई क्या करता है? फंगाई जो होता है, प्रोड्यूसर का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, अभी आपको थोड़ी देर में समझेगा, जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, है ना। फंगाई जो होता है वो, फंगाई का जो रोल होता है वो डीकम्पोजर का होता है। तो फंगाई इज ऑलवेज गोइंग टू बी डीकम्पोजर, डीकम्पोजर्स। यस सर, ये डीकम्पोजर्स होते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का? फंगाई जो होता है वो डीकम्पोजर्स होता है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ओके। डीकम्पोजर का मीनिंग भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, है ना। पक्का? ओके। मतलब अगर कोई भी प्लांट है आपके गार्डन में, वो क्या करेगा? अरे वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो उस गार्डन में पाए जाने वाले सबके लिए खाना बनाएगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्टार्च बनाएगा, फल बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। ये फल को जानवर खाएगा, एनिमल खाएगा। तो एनिमल क्या हो गया? एनिमल का रोल क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा कंज्यूमर। क्या पढ़ाते हो, समझ में आते हो? एनिमल क्या होगा बच्चों? कंज्यूमर होगा। तो प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, फंगाई हो गया डीकम्पोजर, और एनिमल हो गया कंज्यूमर। क्या पढ़ाते हो? यस सर। अभी मैं इसको साइड में लिख के आपको कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर देता हूं। यस सर, वी हैव टू एक्सप्लेन यू दी कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे स्पेस है। यस सर। तो हम लोग 4th कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इट इज नथिंग बट दी इकोलॉजिकल रोल। तो हम लोग समझने की ये कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कि ये जो इकोलॉजिकल रोल होता है, इकोलॉजिकल रोल कैसे 5 किंगडम को क्लासिफाई करता है। चलो ध्यान से देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा ये आपको समझना। पहला होता है प्रोड्यूसर। यस सर, प्रोड्यूसर वो होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो पाता है। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इज द वन हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या पढ़ाते हो? यस सर, प्रोड्यूसर वो होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। प्रोड्यूसर इज द वन हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। डेफिनेशन लिखते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर own food. They can synthesize their own food. I think this particular concept is clear. अब नीट आपको अगर पूछ दिया कि ऐसे कौन कौन से किंगडम हैं, जैसे मैं सवाल लिख के पूछता हूं, दैट विल बी बेटर रहेगा आपके लिए। हाउ मैनी किंगडम कैन synthesize their own food? ऐसे कौन से किंगडम्स हैं जो अपना फूड, मतलब इस किंगडम में एटलीस्ट एक भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना बना सकता है। यस सर, तो बताइए। तो इसका आंसर ये होगा प्लांटे। यस सर, प्लांटे देखें, ये दिखाई नहीं दे रहा है, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मैं कलर चेंज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्लांटे इसका सही आंसर होगा, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्लांटे अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन सम मोनेरा, क्या पढ़ाते हो? सम मोनेरा। क्या मैंने बोला आपको ऑल मोनेरा? नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दिया, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मी तुम्हाला सांगितला सम मोनेरा। सम मोनेरा में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। यस सर, उनको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, some bacteria, yes sir, not all, yes sir, is that clear? So some bacteria can synthesize their own food, is that clear? इसमें आपने नाम सुना होगा ब्लू
ग्रीन अलगे, ब्लू ग्रीन अलगे दे दीजिए, कॉल बीजीए, इसको प्यार से बीजीए कहते हैं हम, है ना, इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, बीजीए, जैसे ब्लू ग्रीन अलगे कहते हैं। तो प्लांटे अपना खाना खुद बना सकता है, ब्लू ग्रीन अलगे भी अपना खाना खुद बना सकता है, ये पहला एग्जांपल है। लेकिन दुनिया के सारे प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन दुनिया के सारे मोनेरा अपना खाना नहीं बना सकते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया आते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, हमको बीमारी कॉज कर जाते हैं, हमारे बॉडी से ही वो अपना खाना निकालते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। टाइफाइड का बैक्टीरिया हो गया, निमोनिया का बैक्टीरिया हो गया, टीबी का बैक्टीरिया हो गया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? वेरी गुड। सो ये याद रखना, नीट कैसे सवाल पूछ रहा है। अगर नीट आपको पूछ रहा है कि ऐसा किंगडम बताओ जिसके सभी लोग फोटोसिंथेटिक है, जिसके सभी लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, तो आपको जवाब देना है खाली प्लांटे ही ऐसा किंगडम है, और कोई अपना खाना नहीं बनाता है, ऐसा और कोई किंगडम नहीं है। ओके, अभी देखो इसमें ना कुछ ना प्लांटे क्या करता है, तो मैंने ऐसा सुना है कि प्लांटे फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। ये ब्लू ग्रीन अलगे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी पाए जाते हैं जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, जैसे थायोबैसिलस। थायोबैसिलस ये सल्फर बैक्टीरिया है, यस, ये सल्फर केमिकल, ये कीमोसिंथेसिस करते हैं। फेरोबैसिलस, फेरोबैसिलस, यस, ये आयरन से अपना खाना बनाते हैं। नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोसोकोकस, ये नाइट्रोजन से, नाइट्रोसोमोनस ये नाइट्रोजन से अपना खाना बनाते हैं, मतलब ये केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तीनों बैक्टीरिया हो गए, ये फोटोसिंथेसिस ना करके ये कीमोसिंथेसिस करते हैं, यस सर। कुछ लोग केमिकल से खाना बनाते हैं, यस सर, मतलब खाना बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो केमिकल से जब आते हैं तो उसको कीमोसिंथेटिक कह जाते हैं। तो ये कीमो है, कीमो, यस सर। तो अब तक कितने किंगडम हो गए? पहला किंगडम प्लांटे, जो कि फोटोसिंथेसिस या अपना खाना प्रोड्यूसर का रोल प्ले करता है, यस सर, मतलब दे प्ले अ रोल ऑफ प्रोड्यूसर। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोड्यूसर, यस सर। ये प्रोड्यूसर वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। ऐसा ऐसा किंगडम जो प्रोड्यूसर का रोल प्ले करता है, तो उसमें प्लांटे आ गया, मोनेरा आ गया, है ना। मोनेरा को भी मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं, लेकिन याद रखना इट इज सम मोनेरा, नॉट ऑल मोनेरेंस आर दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये दूसरा एग्जांपल्स है जो आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब तीसरा एग्जांपल है प्रोटिस्टा। कुछ प्रोटिस्टा भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? यस सर, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, यस सर। बट हम क्या लिखना भूल गए यहाँ पे? हम सम लिखना भूल गए। अगर तुम सम नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। वेरी गुड। तो अच्छे से समझ लो, सब्जेक्ट को अच्छे से सीखो, क्योंकि ये नीट है, यस सर। सब्जेक्ट अच्छे से सीखे नहीं तो नीट का एक ईंट भी नहीं हिला पाओगे, यस सर। इज दैट क्लियर? सम प्रोटिस्टा, उसमें आता है डाइनोफ्लैजेलेट, डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आता है डाई एटम्स, यस सर, ये अपना खाना खुद बनाता है। यूग्लिना नाम तो सुना होगा, यूग्लिना नाम तो सुना होगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये एनिमल की तरह खाता भी है, मतलब ये दोनों करता है। फ्यूचर में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। तो बच्चों कितने किंगडम हो गए? यहाँ पे सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे प्रोटिस्टा इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आपको क्या समझा? अगर नीट ने तुम्हारा विचारला कि ऐसे कितने किंगडम है जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो आपको जवाब देना है प्लांटे है, सम मोनेरा है और सम प्रोटिस्टा है। नीट ने पूछा कि ऐसे कितने किंगडम है जिसके खाली फ्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है। देखो देखो, सुनो 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 सुनो, ऐसे कितने किंगडम है जिसके खाली थोड़े से ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है। क्या बात है। तो आपको बोलना है मोनेरा आंसर है, प्रोटिस्टा आंसर है, मतलब ऐसे दो किंगडम है, क्योंकि प्लांटे के तो सभी प्लांट
है ना, सभी प्लांट फोटोसिंथेटिक है, सभी प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। बात समझ में आते हैं, आगे हम पढ़ाते हैं। तो प्रोड्यूसर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आई होप ये प्रोड्यूसर पहला कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए। प्रोड्यूसर के बाद हम लोग बी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं इस समय, बी कॉन्सेप्ट, और वो होता है कंज्यूमर। यस सर, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या होता है बच्चों, आपको ये सीखना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होता है जो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होता है या प्रोड्यूसर को खाता है। कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो जाता है। सो कंज्यूमर इज द वन who who depend upon प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है उसी को हम कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर में कौन आएगा, कंज्यूमर के एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या एनिमेलिया आएगा, वाओ क्या एग्जांपल है एनिमेलिया। सारे के सारे एनिमल अपना खाना नहीं बना पाते, इसलिए तो वो कंज्यूमर कहलाते। यस सर, कंज्यूमर में क्या फंगाई भी आ सकते हैं, फंगाई भी अपना खाना नहीं बना पाता, इसीलिए तो वो प्लांट के ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है। यस सर, ओके। कुछ प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस करते हैं। यस सर, ऑल दिस थ्री कैन डू फोटो, है ना, ये फोटो कर सकते हैं, पक्का, इज दैट क्लियर। इसलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे सम प्रोटिस्टा, सम प्रोटिस्टा। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग वेरी इजी और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये हो गया कंज्यूमर, क्या बात है क्या बात है। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे पार्ट के बारे में, और वो जो तीसरा पार्ट है वो है डीकम्पोजर्स। यस सर, यस सर। सो इट इज नथिंग बट द डीकम्पोजर्स। अब ये डीकम्पोजर्स क्या होता है, डीकम्पोजर्स बच्चों वो होता है जो डीकम्पोजिशन करता है। देखो कंपोजिशन मतलब कंपोनेंट, कंपोजिशन मतलब कंपोनेंट, डीकम्पोजिशन मतलब वो कंपोनेंट को अलग कर देना। यस सर, इज द वन हु फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल। डीकम्पोजर इज द वन who depends upon dead plants and animals। जो डेड प्लांट और एनिमल पे डिपेंड हो जाता है वही तो डीकम्पोजर कहलाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है फंगाई, फंगाई ना डीकम्पोजर्स है। यस सर, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे अर्थवर्म, क्या बात है, क्या पढ़ाते हो, हमको तो याद ही नहीं था अर्थवर्म। अर्थवर्म भी ऑर्गेनिक मैटर को खा सकता है। यस सर, इसमें मोनेरा भी आ जाएंगे, सम मोनेरा, हाँ, नॉट ऑल मोनेरा। यस सर, सम मोनेरा भी इसी कैटेगरी में आ सकता है, और ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। फंगाई तो है ही, सम मोनेरा भी है, अर्थवर्म भी है, कुछ एनिमल्स भी इसमें आ जाएंगे। यस सर, तो ये लोग डीकम्पोजर्स होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते और ये अपने खाने के लिए डेड प्लांट को खाते हैं, डेड प्लांट को या डेड एनिमल को खाते हैं। यस सर, तो आई थिंक ये डीकम्पोजर्स है, ये बात आपको क्लियर है। तो ये हम लोगों का क्लासिफिकेशन है, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से प्लांटे, एनिमेलिया और फंगाई। और अब हम लोग जा रहे हैं बात करने, चौथा कैरेक्टरिस्टिक हो गया है, ये पता चल गया है आपको। अब हम लोग लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बात करने वाले हैं, और उस लास्ट कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी। यस सर, और उस कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए हमको ना हॉरिजॉन्टली लिखना है। यस सर, वी हैव टू राइट हॉरिजॉन्टल, पक्का हमको हॉरिजॉन्टल लिखना है। यस सर, दैट यू। ये लाइन इसमें आपको समझनी होती है,
आई होप आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये एरो दिखाई दे रहा है। यस सर, इज दैट क्लियर? ओके, ये जो एरो दिखाई देता है इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनी बोलते हैं हम इसको। तो ये नंबर 5 है, फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं हम इसको बच्चों? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ फाइलोजेनी, हम इसको फाइलोजेनी बोलते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। यस सर, हम अपनी फिजिबिलिटी के लिए वी कैन जस्ट चेंज द कलर बिकॉज नहीं, दिस कलर इज नॉट गुड, वी कैन चेंज द कलर टू समथिंग डार्क। ओके, दिस विल बी नाइस। ओके, ये 5वीं कैरेक्टरिस्टिक है फाइलोजेनी। मैं आपको ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली में फाइलोजेनी क्या है। फाइलोजेनी का मतलब होता है, यस सर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यस सर, फंगाइज आर डीकंपोजर, एब्सोल्युटली करेक्ट। और फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना। यस सर, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक। चलो बात करते हैं यहाँ पे। नंबर जो 5 कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं हम इसको? फाइलोजेनी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोजेनी? फाइलोजेनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप study of interrelationship between organism, study of interrelationship between organism of different kingdom या different categories, organisms of different kingdom और कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या रिश्ता है, वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, इसको हम स्टडी करते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? और इसी से हमको पता चलता है, दिस इज हाउ वी कम टू नो। यस सर, दिस इज हाउ वी कम टू नो दैट मोनेरा इज गोइंग टू बी अराइजिंग फर्स्ट, and from Monera Protista is arising, and from Protista the other 3 kingdoms are going to be arise. So this is how we came to know that Monera arise first, then Protista, and finally from Protista other 3 kingdoms arise. Finally from Protista other 3 kingdoms arise. Yes sir, I think this particular part is very very clear और आपको ये समझ में आ गया है। और आई होप ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट नाइसली, और आपको ये सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है कि ओके, फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट किंगडम और कैटेगरी। इससे ही हमको ये पता चलता है कि सबसे पहले इस दुनिया में मोनेरा आया, और मोनेरा से फिर प्रोटिस्टा आया, और फिर प्रोटिस्टा से बाकी के जो बचे हुए 3 किंगडम्स हैं वो आए, है ना। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने प्लांटे, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स के बारे में बताया। ये हम लोगों का इकोलॉजिकल रोल वाला कैरेक्टर्स था। देन वी टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आप यहाँ पे लिख लीजिए देयर आर 2 किंगडम्स, और मल्टीसेलुलर में आप लिख लीजिए देयर आर 3 किंगडम्स। यस सर, तो 3 किंगडम कौन से हैं सभी को मालूम है, प्लांटे है, एनिमेलिया है, फंगा है। यस सर,
और यूनिसेलुलर में मोनू है, प्रोटू है। जैसे मोनू प्रोटू है, यहाँ पे पाफ है। पाफ का मतलब होता है प्लांट, एनिमल एंड फंगाई। वेरी गुड। तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे नीट में, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। दिस वॉज डिफिकल्ट, है ना। इनके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है और इस डीएनए को हम नेकेड डीएनए बोलते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इट इज कॉल्ड एज अ नेकेड डीएनए। इसको हम नेकेड डीएनए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट। यस सर, हिस्टोन जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन इज गोइंग टू बी अब्सेंट। यस सर। तो ये बात मैं बताना भूल गया हूं, आप ये समझ लीजिए। न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं रहेगा, न्यूक्लियोलस नहीं रहेगा, क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं रहेगा, लेकिन डीएनए प्रेजेंट होगा। और पांचवा पॉइंट भी आपको ध्यान से मैं बताना वो भूल गया, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यहाँ पे नहीं होगा। नो मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles are present. No membrane bound cell organelles present. कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। नो माइटो, नो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नो ER एक्सेट्रा। कोई भी मेम्ब्रेन, नॉट इवन ए सिंगल, नॉट इवन ए वन। यस सर। न्यूक्लियस तो नहीं रहेगा, नो न्यूक्लियस। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। तो कुछ भूला हो तो मैंने बता दिया हुआ है आपको। और ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। और ये पूरा क्लासिफिकेशन है जो आपको मैंने बता दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन करते वक्त 5 किंगडम ने, विटेकर ने खाली ये 5 प्रॉपर्टी नहीं ली है, अदर प्रॉपर्टी भी ली है, जो हम अगले लेक्चर में यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी के नाम लिखेंगे, जो अलग अलग अदर प्रॉपर्टीज है जो कंसीडर की गई है 5 किंगडम को एक्सप्लेन करते हुए। सो 5 किंगडम को ज्यादा वैल्यू दी गई है, लेकिन हमेशा याद रखना कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमेशा परिवर्तित होते रहता है, हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं, कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं, तो हमारा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो भी ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है। यस सर। तो दिस इज विजय मिश्रा शाइनिंग ऑफ फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो और आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यस सर। जय हिंद।